जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, यदि आप रिटायर्ड होके जल्दी आ रहे हैं तो आपके एनसीसी में मौका है और इसके लिए आपको क्या करना है जरा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी बात, एक प्रपोजल था कि आपको 65 और 71 वालों को पैसा मिलेगा। हाँ जी, 7 अगस्त 2024 को एक और लेटर निकला है एयर वेटरन की तरफ से, उसके बारे में बात करूंगा। और सीडीएस साहब ने चिंता जताई है कि आखिर हमारे आसपास क्या हो रहा है, सेना को आज मजबूत होने की स्थिति सेना को। तो दोस्तों तीनों खबरों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं यह बात करूंगा, यदि आप रिसेंटली रिटायर्ड होके आए हैं, यदि आप इंस्ट्रक्टर हैं, यदि आपके पास कोर्स है, यदि आपके पास कोर्स का सही रिजल्ट है, तो अपने कागज लेकर के जाकर के सोल्जर बोर्ड में अपना ये डाटा दर्ज करा दें कि जैसे ही वैकेंसी आपके स्टेट में एनसीसी की निकलती है आपको ऑफर किया जाएगा। इसी तरीके का लेटर है तेलंगाना का है, हायरिंग पॉलिसी ऑफ एक्स-सर्विसमैन एक्सपेंशन प्लान। आप समझ सकते हो, द डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर ने दिया है। उन्होंने सीधा सीधे कहा है, जो बहुत सारा हवाला है 2 अगस्त का दिया है कि प्लीज डायरेक्ट इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल एक्स-सर्विसमैन टू कॉन्टेक्ट एंड फॉरवर्ड पर्सनल डिटेल टू दिस ऑफिस डायरेक्टली अलॉन्ग विद डिस्चार्ज बुक और पीपीओ एंड आई कार्ड। द कैंडिडेट में विजिट इन 2nd बटालियन एनसीसी फुटबॉल ग्राउंड। यानी सोल्जर बोर्ड में आपको बताने का मतलब है कि जहां एनसीसी है वहां से भी वो आपको कभी भी बुला सकते हैं। तो आपका आधार, आपका जो डाटा है डिस्चार्ज बुक का है, पीपीओ और आई कार्ड है एक्स-सर्विसमैन का, लेकर के वहां पर पहुंचे और बताएं कि मैं इंस्ट्रक्टर था। और जब रिटायर्ड होने वाले हो तो दोस्तों याद रखना, डिस्चार्ज बुक में आपका जितना चीजें की है, कौन कौन से मेडल मिले हैं आपको और कौन कौन कहां सर्विस किया है और कौन कौन से कोर्सेस हैं, कहां पर है, ये सारी चीज दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि अब इसकी वैल्यू सिविल में है। तो ये आपके लिए है बड़ी एडवाइजरी। अब मैं बात करता हूं दूसरी खबर की तरफ। प्रपोजल फॉर ग्रांट वन टाइम पेमेंट ऑफ Rs 15 लाख अंडर युद्ध सम्मान योजना। एयरफोर्स स्टेशन अवाडी, चेन्नई 55, तमिलनाडु, 7 अगस्त 2024 का लेटर है। टेलीफोन नंबर है, टेलीफोन भी जाता है, आप बात कर सकते हो। एयरफोर्स एसोसिएशन अवाडी और उन्होंने चैप्टर चेन्नई से दिया है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस has asked for the detailed data for the officer airmen who actively participate 1965 and 71 war, awarded the Samar Seva and Purvi Star Paschim Star medal in view of the above data as per format annexed in respect of every such veteran and their spouse under your AOR may be forward this report by 20 अगस्त 2024 onward submission to headquarter MC। सत्येंद्र कुमार वारंट अफसर स्टेशन एजुडेंट एयरफोर्स अवार्डी। दोस्तों सीधा सीधा लिखा है कि यदि आपके एओआर में ऐसा कोई एयर वेटरन्स है जिसने 65-71 में युद्ध लड़ा है और उसके पास समर सेवा, पूर्वी स्टार, पश्चिम स्टार है या उनके डिपेंडेंट्स हैं, तो उनका डाटा यहां पर हमें भेजें ताकि उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये पूरा लेटर है, इस लेटर में भ्रांति नहीं है, ये एयरफोर्स की तरफ से बार बार, और इसका फॉर्मेट दिया है कि नीचे इन सारी चीज़ों को लगा करके आप भेज सकते हो। तो लेटर ये सही है और इसकी प्रक्रिया आर्मी के किसी चैनल पे हमें दिखाई नहीं दे रही है। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, गूगल पे ये लेटर पढ़ा है, DSW पे सारी चीज पढ़ी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि इसकी फिर पुष्टि हुई है। 7 तारीख को लेटर निकला है। तो जो भी हैं एयर वेटरन्स हैं, उन्होंने मांगा है, आर्मी का कुछ निकलेगा हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अब मैं बात बढ़ता हूं दोस्तों की एक बहुत बड़ी चुनौती, जिसको आपको देख के लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्या हो रही है। आखिर सीडीएस साहब ने बहुत बड़ी एक खबर सामने लेके आए और इस खबर को मैं साझा करूंगा और आप भी साझा करिए। यानी सीडीएस साहब ने बोले हमारे पड़ोस में अस्थिरता चिंता का कारण, भारत के लिए 3 मोर्चों पर चुनौती। बिल्कुल उन्होंने कहा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान साहब ने कहा है कि भारत के पड़ोस में अस्थिरता है। आप देख सकते हो पड़ोसी, अभी आप हाल ही में बांग्लादेश की सिचुएशन देख के शायद आपको बहुत बुरा लग रहा होगा। आप देख सकते हो इसका प्रोटेस्ट पूरे देश में नहीं हो रहा है, पूरे आप हर एक कंट्री में हो रहा है। आप देख सकते हो अमेरिका से, आप देख सकते हो आप ब्रिटेन से, आप देख सकते हो किसी भी, क्योंकि अब आज पास हमारे पास ये भीख मांगने वाले देश भी आज हमारी तरफ आंखें उठा के देख रहे हैं, आज हमको फिंगर कर रहे हैं। तो बहुत सख्त जवाब, बहुत सख्त रिटालिएशन देने की जरूरत है। और कल इसका हुआ है, आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में क्या हुआ, जो भी हुआ वहां की प्रधानमंत्री यानी एक सेना के जहाज से आती हैं, यहाँ रुकती हैं, हमारे बड़े नेता मिलते हैं। एक नेता, एक डिप्लोमेटिक चीज होती है जो किसी को पता नहीं चल रहा। आखिर उनको क्यों आने दिया, आखिर उनको क्यों आने दिया? जब भारत ने शरण दी
तो वहां पर क्या हुआ आपने देख सकता, आपने हिंदू कम्युनिटी के ऊपर किस तरह अत्याचार किया उन्होंने, ये बदल लिया। यानी कहीं ना कहीं ये साजिश है, ये वही कंट्री है जो कि तड़प रही थी, तरस रही थी, और हमने जाकर के इसको एक स्वतंत्र कंट्री बना के दिया। आज ये हमको उंगली कर रहे हैं। क्या ये भरोसे लायक हैं? क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है? हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और इसके लिए अलग अलग पहल का बताऊंगा। हमने खून दिया है, देश किसी के बाप का नहीं है। ढाका में हजारों हिंदुओं का प्रदर्शन, रखिए चार मांगे। अब वहां पर जो एक कम्युनिटी है जिसके उसके ऊपर आप अत्याचार कर रहे हो, सामने उनकी बच्चियों का आप रेप कर रहे हो, सामने उनका घर सामान लूट रहे हो, आखिर उनका कसूर क्या है? वो आपके देश के नागरिक हैं। क्या आपकी आत्मीयता इतनी खत्म हो चुकी है? ये कौन सा नियम है? आप देख सकते हो, आपको आरक्षण का विरोध करना था, आप अपने प्रधानमंत्री का विरोध सकते हो, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन आप इस तरीके से कर रहे हो कि पूरी दुनिया आपको देख रही है, पूरी दुनिया आपके ऊपर शर्म कर रही है कि शर्म आना चाहिए। आप भीड़ में होके एक नाबालिग बच्चों के साथ आप ऐसा कर रहे हो। आपके अंदर कोई धर्म नहीं है और आपके अंदर कोई इंसानियत भी नहीं है। ये बात सामने आ गई। आप भरोसे लायक तो हो ही नहीं, आप पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। आप कोई भी हो, किसी तरीके से इस स्टेटमेंट को ले रहे हो। बांग्लादेश में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश से भागने के बाद जमात इस्लामी और मुख्य विपक्ष पार्टी एबीपी के समर्थक प्रदर्शनकारी छात्र विरोध की नई कहानी लिख रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि यह देश किसी के बाप का नहीं है। रैली निकाली हिंदुओं के समुदायों ने। उन्होंने कहा है कि ये देश किसी के बाप का नहीं, हमने खून दिया है, जरूरत पड़ी तो हम फिर खून देंगे, हम बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे। उस दौरान उन्होंने बांग्लादेश के सोशल वर्कर पर निशाना साधा, प्रशासन पर निशाना साधा कि ये सब लोग चुप बैठे, आखिर मुंह क्यों नहीं खोल रहे। शेख हसीना के हटने के बाद हिंदुओं पर हमले बढ़े। यानी बांग्लादेश में बौद्ध हों, ईसाई हों और क्या हों, उन सब ये जैसे ही निकले, इनके ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। दोस्तों, ये जो सारी सिचुएशन है और इसके निपटने के लिए चिंता का विषय तो बनता है। और आर्मी चिंता नहीं करेगी तो कौन चिंता करेगा? क्योंकि सारा जमीन पर जो भी काम करना है वो आर्मी ने करना है। तो हमारे जनरल अनिल चौहान साहब ने बिल्कुल अपने सही कहा है और सही चेतावनी दी है कि आगे कुछ भी हो सकता है। देश के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चौहान साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने जिस तरह एक छद्म युद्ध छेड़ रखा है, जब अब चीन के साथ लंबे समय से सीमा विवाद है, वहीं हमारे पड़ोस में अस्थिरता हमारे लिए चिंता का कारण है। जहां पड़ोसी देश बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता चल रही है। जनरल चौहान साहब ने गुरुवार को नई दिल्ली में उन्होंने एक मीटिंग की। उन्होंने माना कि बड़े तौर पर अब हमें तैयार रहना होगा और उनका इस समय मजबूत सशस्त्र बल देश के लिए अनिवार्य है। मैं इसको 2 बार बोलूंगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल चौहान साहब ने सत्य कहा कि भारत के पड़ोस में अस्थिरता के कारण चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस समय मजबूत सशस्त्र बल देश के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिल्कुल हमें चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, नेपाल हो, गरीब और इस तरीके का जिनका जमीर नहीं, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि इनको कोई जहां पैसा देगा, इनको कोई जहां बरगलाएगा, ये उसके पीछे चले जाएंगे। तो हमारे लिए चारों साइड में चुनौतियां हैं और ये चुनौती स्वीकार करने के लिए सेना पूरी तरह तत्पर है। आपको मानसिक रूप से तैयार होना होगा कि आज के परिवेश में बहुत परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं। धन्यवाद।